आखिर क्यों नासा ने 1972 के बाद किसी इंसान को चांद पर नहीं भेजा? आखिर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद नासा ने कोई मून मिशन क्यों नहीं किया? और अब 51 साल बाद नासा इंसानों को चांद पर बसाने का ख्वाब लेकर निकल पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको मिशन मिडनाइट की इस जबरदस्त सी वीडियो में। दोस्तों, जस्ट इमेजिन कि आप अपने प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट से चांद तक जाएं और वहां पर चांद के ही ऑर्बिट में घूम रहे स्पेस स्टेशन लूनर गेटवे पर स्पेस क्राफ्ट को डॉक करें और वहां से फिर एक लैंडर में बैठकर मून पर लैंडिंग करते हैं। फिर एआई से लैस टैक्सी सर्विस आपको आपके चांद पर बने हुए घर तक पहुंचाए, जिसमें आपके रहने की तमाम सहूलियात मौजूद हो। सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन नासा इस ख्याल को हकीकत में बदलने जा रहा है अपने 3 मिशन आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 एंड आर्टेमिस 3 के जरिए। तो आज की इस वीडियो में हम नासा के पहले मिशन आर्टेमिस 1 के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टेमिस 1 एक मैनिकन क्रूड मिशन था जिसको 16 नवंबर 2022 को 6:47 पर कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया और इसमें नासा के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ 3 मेजर एक्सपेरिमेंट्स भी शामिल थे: मैनिकन क्रूड, बायो सेंटिनल और मोटीनैश। सबसे पहले बात करते हैं मैनिकन क्रूड के बारे में। मैनिकन क्रूड एक्सपेरिमेंट के लिए नासा ने आर्टेमिस 1 पर 3 क्रू मेंबर्स को भी भेजा था जो डमीज थी। मैनिकन कमांडर मोनकिन कैंपस, जिसके 3 काम थे: टेक ऑफ के वक्त महसूस होने वाले प्रेशर, शॉक्स एंड रेडिएशन लेवल्स को नापना। अब इस काम के लिए कैंपस पर एक ऐसा रेडिएशन सेंसर लगाया गया था जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स अटैच थे। इन सेंसर से होता ये है कि जब हाई एनर्जी रेडिएशन यूवी और एक्सरे सेंसर पर स्ट्राइक करती हैं, इनकी हाई एनर्जी की वजह से सेंसर्स में मौजूद आर्गन गैस आयोनाइज होने लगती है और इससे निकले आयोनाइज इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलकर इन सेंसर्स में मौजूद इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट के रूप में फ्लो होने लगते हैं और फ्लो होता यही करंट फिर आगे बताता है कि स्पेस शटल में रेडिएशन का लेवल क्या था। क्योंकि इन्हीं डिटेक्टेड रेडिएशन लेवल से साइंटिस्ट को स्पेस क्राफ्ट और स्पेस सूट की आगे की डेवलपमेंट कैसे करनी है और इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज और स्किल सेट लगेंगे, ये सब डिसाइड करने में मदद मिलती है। नासा के मुताबिक कैप्टन कैंपस के साथ साथ इनकी सीट पर एक्सेलरोमीटर और प्रेशर सेंसर लगाए गए थे जिनका काम था टेक ऑफ के वक्त पैदा होने वाले झटकों को मापना। इन दोनों सेंसर में प्रेशर को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करने वाला पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल मौजूद था जो टेक ऑफ से पड़ने वाले एक्सीलरेशन और फिर इससे पैदा होने वाले प्रेशर, इन दोनों की इंटेंसिटी बताता है। इन सब एक्सपेरिमेंट्स का मकसद ये जानना था कि टेक ऑफ के वक्त इंसान की बॉडी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। अब बात करते हैं 2 फीमेल मैनिकिन्स हेल्गा एंड जोहेर के बारे में, जिनको नासा के स्पेशली डिजाइंड रेडिएशन प्रोटेक्शन कवर एस्ट्रोरैड की काबिलियत टेस्ट करने के लिए मिशन में ऐड किए गए। इनसे नासा को बस इतना जानना था कि इनका कवर असली इंसानों को भी बचा पाएगा या फिर सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। क्योंकि नासा जानता है कि जब मिशन में असली इंसान इन्वॉल्व हो तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज पर डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता, क्योंकि कई बार एस्टिमेटेड और रियल कंडीशंस में जमीन आसमान का फर्क होता है और एक गलत फैसला किसी की जान ले सकता है। तो अब हम मिशन के दूसरे मेन एक्सपेरिमेंट बायो सेंटिनल की बात करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए नासा ने सोचा कि क्यों ना एक असली जानदार या एटलीस्ट इनके डीएनए को आर्टेमिस 1 पर भेजा जाए। इस एक्सपेरिमेंट में आर्टेमिस 1 ने चांद पर जाने से पहले जमीन के कुछ चक्कर काटकर ऑर्बिट में कई सारे छोटे छोटे क्यूबसैट सैटेलाइट्स लॉन्च किए और हर एक क्यूबसैट में एक कार्ड था जिस पर यूकारियोटिक यीस्ट सेल्स के 2 अलग अलग सैंपल्स को अटैच किया गया। एक सैंपल ऐसा था जिसमें इन सेल्स का डीएनए बिल्कुल नॉर्मल था, जबकि दूसरा सैंपल ऐसा था जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इन सेल्स का डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जेनेटिक लेवल पर ही डैमेज था। मतलब अब जैसे ही आर्टेमिस 1 जमीन के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलकर क्यूबसैट को डीप स्पेस में डिप्लॉय करता, इन क्यूबसैट्स का काम था कि अपने बायोसेंसेस की मदद से रेडिएशन की वजह से यीस्ट सेल्स और इनके डीएनए में होने वाले बदलाव को रिकॉर्ड करे और फिर चेंजेस को गहराई से स्टडी करके क्या ह्यूमंस इस हाई रेडिएशन एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर पाएंगे, इसका जवाब ढूंढने में साइंटिस्ट्स की मदद करें। अब ये एक्सपेरिमेंट इसीलिए जरूरी था क्योंकि ह्यूमंस और यीस्ट के सेल मैकेनिज्म्स काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं।
इंक्लूडिंग डीएनए डैमेज और रिपेयर से जुड़ा हुआ सिस्टम। इस तरह से यीस्ट को आर्टेमिस पर भेजना इंसानों को या इनके डीएनए को भेजने जैसा ही था। एक सेकंड, जाना तो हमें चांद पर था, राइट? तो चांद के एटमॉस्फेयर का क्या? इसी के लिए था इस मिशन का फाइनल एक्सपेरिमेंट ओमोटी नैश। ये बेसिकली एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट प्लस लैंडर मॉड्यूल था जिसको सिर्फ चांद की सतह पर लैंड करना था ताकि चांद के एनवायरनमेंट में मौजूद रेडिएशन को स्टडी किया जा सके और इससे बेसिकली चांद पर कॉलोनी बसाने से पहले जमीन के आउटर एटमॉस्फेयर लूनर सरफेस के खतरों का भी प्रॉपर अंदाजा हो। इन शॉर्ट इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स का मेन मकसद बस इतना ही था कि आर्टेमिस 1 मिशन स्पेस और चांद के एटमॉस्फेयर को इतनी पुख्ता इंफॉर्मेशन लेकर लौटे कि असली इंसानों को भेजते वक्त नासा पूरी तरह श्योर हो कि वो वापस घर ही लौटेंगे। दरअसल इस मिशन को लॉन्च करने के लिए नासा ने अब तक का अपना सबसे पावरफुल रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS इस्तेमाल किया था, जो करीब 3 टन के टोटल 9 भारी भरकम हमर्स तक को चांद तक ले जाने की काबिलियत रखता था। आप मानोगे नहीं, अगर ISS बनाते वक्त इतना पावरफुल रॉकेट हमारे पास होता तो जिस एक फुटबॉल ग्राउंड जितने बड़े ISS को बनाने में 10 साल और 30 से ज्यादा स्पेस मिशंस लगे, वो महज 15 से 16 ट्रिप्स में स्पेस में पहुंचा दिया जाता, वो भी माइंड यू कम फ्यूल में। ये रॉकेट जिसको खास तौर पर आर्टेमिस मिशंस के लिए ही बनाया गया है, तकरीबन 8.8 मिलियन पाउंड्स का थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल रॉकेट्स में से एक दी माइटी सैटर्न 5 से भी 1 लाख पाउंड ज्यादा थ्रस्ट है। ये रॉकेट इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके लॉन्च पैड जो खास तौर पर SLS के लिए डिजाइन किया गया है, सिर्फ एक लॉन्च के बाद इसके अंजर पंजर ढीले हो गए। तो इसी के साथ मिडनाइटर्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक ठोक के चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।